दोस्तों आज हम देखते हैं टी टेस्ट एवं एफ टेस्ट में अंतर। हालांकि इन दोनों टेस्ट में कुछ मूलभूत अंतर है, परंतु एक रिसर्च स्कॉलर हमेशा कठिनाई का अनुभव करता है कि डाटा कलेक्शन के बाद वह टी टेस्ट का उपयोग करे कि एफ टेस्ट का। तो आइए देखते हैं टी टेस्ट और एफ टेस्ट में मूलभूत कौन सी अंतर पाई जाती है। हम इनमें देखेंगे, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, फिर हम देखेंगे शून्य परिकल्पना, क्योंकि टी टेस्ट और एफ टेस्ट का उपयोग शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है। फिर हम देखेंगे परिकल्पना परीक्षण की विधि, इसके अंतर्गत हम देखेंगे टी परीक्षण, एफ परीक्षण, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों परीक्षण में कौन सा वास्तविक अंतर है। यहाँ देखते हैं हम कि अनुसंधान कार्य हेतु किसी समस्या के चयन के पश्चात उसके समाधान हेतु परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं हमारी समस्या के समाधान के लिए, जो कि अनुमानित होता है। यह परिकल्पना संपूर्ण अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है। यहाँ हमें याद रखना है कि परिकल्पना हमारी अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है तथा उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति हेतु की जाने वाली परीक्षण संपूर्ण अनुसंधान की वैधता को निर्धारित करती है। हम जो परीक्षण उपयोग करते हैं वह हमारे परीक्षण या हमारे पूरे थीसिस की वैधता को निर्धारित करती है। अनुसंधानकर्ता अपने न्यायादर्श के अनुसार अपनी परिकल्पना की अस्वीकृति हेतु प्राचलिक अथवा अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग करता है। अनुसंधानकर्ता या तो प्राचलिक परीक्षण का उपयोग करेगा या अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग करेगा। प्राचलिक परीक्षण की शक्ति अप्राचलिक परीक्षण से अधिक होती है, अतः टी परीक्षण एवं एफ परीक्षण का उपयोग करता है। प्राचलिक परीक्षण में हम टी परीक्षण एवं एफ परीक्षण ज्यादातर इन दोनों का उपयोग किया जाता है, परंतु अनुसंधानकर्ता इन दोनों परीक्षण में से किसका उपयोग करे इसमें असमंजस की स्थिति में रहता है। इन दोनों परीक्षण की विशेषताओं एवं उपयोगिता के साथ साथ इनकी आधारभूत अंतर की जानकारी अनुसंधानकर्ता के लिए उपयोगी हो सकता है। अब हम इसमें देख लेते हैं शून्य परिकल्पना। सिर्फ हम सामान्यतः इसकी बेसिक अवधारणा देखते हैं। शून्य परिकल्पना वह सांख्यिकी परिकल्पना है जिसको सत्य मानकर संभावित अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है। शून्य परिकल्पना एक परिकल्पना है जिसको हम सत्य मानते हैं और उसकी अस्वीकृति के लिए हम परीक्षण करते हैं। अर्थात शून्य परिकल्पना बनाया ही इसीलिए जाता है कि हम उसको अस्वीकार कर सके। गैरेट ने इसके संबंध में कुछ कहा है। शून्य परिकल्पना की यह मान्यता है कि समष्टि के दो न्यायादर्श मध्यमानों में सत्य अंतर नहीं है, और यदि न्यायादर्श मध्यमानों में कोई अंतर है तो यह अंतर संयोगवश है और महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो न्यायादर्श मध्यमानों में सत्य अंतर नहीं है, अर्थात हम सैंपल लेंगे और उसका जो मीन है उनमें अंतर आएगा, वह सत्य अंतर नहीं है, ये गैरेट ने कहा है। तो सामान्य रूप से सिर्फ हम यही समझते हैं कि शून्य परिकल्पना हमारी समस्या का संभावित समाधान है और हम उसका परीक्षण टी टेस्ट या एफ टेस्ट के माध्यम से इस तरह से करें कि उस परिकल्पना को हम अस्वीकार कर सकें, और अस्वीकार करने के बाद हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, अर्थात H1 का निर्माण करते हैं। परिकल्पनाओं का परीक्षण। परिकल्पना तो अनुमानित समाधान होता है, इसके बारे में मैंने बताया। परीक्षण के आधार पर ही यह निष्कर्ष उपलब्ध होता है कि परिकल्पना समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है अथवा नहीं। हम जब तक उसका परीक्षण नहीं करेंगे हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हमारे परिकल्पना जो हमने बताया है वो स्वीकार होगा कि अस्वीकार होगा। शक्ति एवं आधारभूत अभिधारणाओं के दृष्टिकोण से दो प्रकार के सांख्यिकी प्रतिमान है जिनका प्रयोग किया जाता है। शक्ति के हिसाब से, अर्थात कौन सा ज्यादा कड़ाई से हमारे परिकल्पना का सत्यापन करेगा और कौन थोड़ा उससे कमजोर है, इसके अनुसार दो प्रकार के परीक्षण है। एक है प्राचलिक परीक्षण और एक है अप्राचलिक परीक्षण। प्राचलिक अर्थात पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, और अप्राचलिक परीक्षण अर्थात ये हो जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आइए हल्का सा पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। प्राचलिक परीक्षण क्या है? ये परीक्षण अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह याद रखना है कि प्राचलिक परीक्षण अधिक शक्तिशाली होती है, परंतु इनकी शर्तें भी बहुत कठोर होती है।
परीक्षण शक्तिशाली है, इसलिए निश्चित ही इनकी शर्तें भी कठोर होगी। कौन सी शर्तें होती है प्राचली परीक्षण में? इसमें जनसंख्या का वितरण सामान्य एवं माध्य ज्ञात होता है, अर्थात इसमें जनसंख्या का वितरण सामान्य यानी कि एक निश्चित क्रम में होना चाहिए एवं उनका माध्य, जिस जनसंख्या पे हम परीक्षण करेंगे उनका माध्य भी हमको यानी मीन भी हमको ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या का वितरण सम अंतराल में होना चाहिए। सम अंतराल में अर्थात ऐसा नहीं है कि कहीं एकदम गुच्छों में ज्यादा मिले और कहीं एकदम कम, अर्थात निश्चित अंतराल में हमको निश्चित जनसंख्या मिलती जानी चाहिए। तीसरा, समष्टि से न्यायादर्श का चयन यादृच्छिक होना चाहिए, यानी कि हम न्यायादर्श जो लेंगे, सैंपल लेंगे, वो रैंडमली हमको लेना है, ना कि चुनकर। और अंतिम में देखते हैं, तुलनीय समूह का अंतः विचरण समान होना चाहिए। जिन समूह का हम तुलना करेंगे उनका अंतः विचरण यानी कि उस समूह में अलग अलग जो हमको अंक प्राप्त होगा उनमें विचरण यानी कितने का उनमें अंतर हो रहा है, ये भी हमको ज्ञात होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका वितरण हमको एनपीसी के अनुसार होना चाहिए, अर्थात हमको इस तरह से बेल शेप प्राप्त होना चाहिए। आइए देखते हैं अप्राचली परीक्षण। इस परीक्षण के लिए किसी पूर्व निर्धारित नियमों की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए कोई स्पेशल नियम हो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसमें सतत वितरण एवं सम अंतराल की आवश्यकता नहीं होती। सतत वितरण यानी कि सामान्य वितरण और सम अंतराल ये प्राचली परीक्षण के लिए आवश्यक है, परंतु अप्राचली परीक्षण नॉन पैरामीट्रिक के लिए आवश्यक नहीं है। और इसमें यह परीक्षण बहुत छोटे न्यायादर्श पर किया जाता है। अप्राचली परीक्षण हम बहुत छोटा न्यायादर्श हो, 30 से कम हो, 10-15 हो, तब भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब शोध सामग्री मापांक यानी कि ऑर्डिनल में हो, अर्थात ऑर्डर में हो, जैसे कि 1, 2, 3 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस रूप में हो, या नॉमिनल में हो, अर्थात नाम के क्रम में हो, जैसे कि पुरुष, महिला, इस टाइप से अगर हमको नॉमिनल में हो तब भी हम अप्राचली परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं, परंतु प्राचली परीक्षण का उपयोग ऐसी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। तीसरा, जब मापांकों का वितरण विषम हो। प्राचली परीक्षण में सम होना आवश्यक है, परंतु अप्राचली परीक्षण में विषम भी हो तो चलेगा, अर्थात इसमें हमको एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए देख लेते हैं हम टी टेस्ट। चूंकि हमको टी टेस्ट और एफ टेस्ट में अंतर देखना है, तो सबसे पहले टी टेस्ट होता क्या है ये देख लेते हैं। तो टी टेस्ट का आविष्कार विलियम गॉसेट ने किया, ये हमको याद रखना है कि टी टेस्ट का आविष्कार विलियम गॉसेट ने किया। यह प्राचली परीक्षण है, इस बात को हमको याद रखना है। और जब प्राचली परीक्षण है तो प्राचली परीक्षण की शर्तें 20 में लागू होगी। यह परीक्षण लघु न्यायादर्श, अर्थात हमारा सैंपल जब n इज लेस देन और इक्वल टू 30 हो, यानी सैंपल हमको 30 या 30 से कम हो, तब हम टी टेस्ट का उपयोग करेंगे। किसी परीक्षण के दो चरों के मध्यमान में सार्थक अंतर का पता लगाने के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यहाँ याद रखना है कि दो चर होगा, उनके मध्यमान में सार्थक अंतर का पता लगाने के लिए हम टी टेस्ट का उपयोग करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी कि मीन में कितना अंतर है, मीन में जो अंतर है वो सार्थक है कि नहीं, ये हम पता लगाएंगे। टी टेस्ट का सूत्र भी देख लेते हैं। ये होता है डी, अर्थात ये होता है मीन डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला है टी टेस्ट का, इसको हमको याद रखना है। साथ ही हम देखते हैं टी टेस्ट के लिए सार्थकता का स्तर 1%, 1% या 5% होता है। ये हमको देखना है कि सार्थकता का स्तर 1% भी हो सकता है और 5% भी हो सकता है। इसमें स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? ये होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 है पहले वाले हमारे सैंपल में अवयवों की संख्या, और n2 है दूसरे वाले हमारे सैंपल में अवयवों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। गणना से प्राप्त टी मान का पूर्व निर्धारित सार्थकता स्तर के आधार पर टी वितरण सारणी से टी सारणी मान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमको दो मान की आवश्यकता होगी, एक हो जाएगा गणना से प्राप्त मान और दूसरा सारणी से प्राप्त मान। अब क्या होगा, यदि सारणी से प्राप्त मान टी मान
निर्धारित सार्थकता स्तर से अधिक पाया जाता है तो परिकल्पना अस्वीकृत कर दिया जाता है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। अगर हम गणना से टी मान जो प्राप्त करते हैं, गणना से प्राप्त हमारा टी मान जो है, हमने जो पूर्व निर्धारित मान है उससे ज्यादा प्राप्त होता है, तब हमारा परिकल्पना अस्वीकृत हो जाएगा और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और इसका विपरीत हो, अर्थात गणना से जो हमको टी मान प्राप्त होगा वह टेबल मान से कम होगा, तब हम नल हाइपोथेसिस एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। टी टेस्ट का सूत्र, वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में टी टेस्ट का सूत्र हो जाएगा टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, जहां एक्स बार है न्यायादर्श का मध्यमान, म्यू बार है समष्टि अर्थात पॉपुलेशन का मध्यमान, एस है न्यायादर्श का मानक विचलन और एन है न्यायादर्श का आकार। वैसे ही टी टेस्ट का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जब टू सैंपल टी टेस्ट हो, अर्थात जब हम दो सैंपल लेते हैं तब हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, जहाँ m1 क्या है प्रथम समूह का मध्यमान, m2 है द्वितीय समूह का मध्यमान, सिग्मा 1 है प्रथम समूह का मानक विचलन, सिग्मा 2 है द्वितीय समूह का मानक विचलन, n1 है प्रथम समूह में अवयवों की संख्या और n2 है द्वितीय समूह में अवयवों की संख्या। आइए ऐसे ही हम देख लेते हैं एफ टेस्ट क्या बोलता है। एफ परीक्षण का आविष्कार रोनाल्ड फिशर ने किया। इसको हमको याद रखना है कि एफ परीक्षण का आविष्कार रोनाल्ड फिशर ने किया था। यह एफ वितरण पर आधारित परिकल्पना परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्राचलिक परीक्षण है। यह भी प्राचलिक परीक्षण है जो एफ वितरण सारणी का उपयोग करेगा और परिकल्पना परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दो से अधिक चरों के माध्य की सार्थक अंतर की तुलना करने के लिए एफ परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यहाँ याद रखना है कि हमको दो से अधिक चर के माध्य की सार्थक अंतर की तुलना करने के लिए हम एफ परीक्षण का उपयोग करते हैं, परंतु अगर सिर्फ दो चरों के हमको माध्य की अंतर में सार्थकता हमको बतानी है तब हम टी परीक्षण का उपयोग करते हैं। ये मुख्य अंतर है। दो हो तो टी परीक्षण का उपयोग करेंगे, परंतु दो से अगर अधिक समूह की हमको तुलना करनी है तब हम एफ परीक्षण का उपयोग करते हैं। इसमें समूह के समस्त मापांकों की संपूर्ण विचरणशीलता या अर्थात वेरियांस का उपयोग करेंगे एवं उसके विभिन्न भाग का विचरण ही विश्लेषण का आधार है। अर्थात विश्लेषण का आधार क्या है, इसमें विचरणशीलता अर्थात वेरियांस। इसमें जब हम समूह की तुलना करेंगे, उनके माध्य में अंतर की सार्थकता देखेंगे तो हम उनका वेरियांस निकालेंगे, परंतु टी टेस्ट में हम माध्य में काम करते हैं। ये भी इनका मुख्य अंतर है। एफ परीक्षण के दो भाग होता है, एक होता है अंतः समूह विचरण और एक होता है अंतः समूह विचरण और पहला होता है अंतर समूह विचरण अर्थात बिटवीन ग्रुप वेरियांस, यानी कि समूह के मध्य हम वेरियांस निकालेंगे और सेम हर एक समूह के अंदर भी हम वेरियांस निकालेंगे। यहाँ और देखते हैं, दो न्यायादर्श का विचरण समान होता है। जब हम एफ टेस्ट का उपयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि जितना भी हम पॉपुलेशन लेंगे उसका वेरियांस समान होगा, अर्थात S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर समान होगा। S1 है पहले पॉपुलेशन का वेरियांस और S2 है दूसरे पॉपुलेशन का वेरियांस। एफ टेस्ट में समूह की तुलना का आधार विचरण होता है। इसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि इसमें समूह की तुलना का आधार विचरण अर्थात वेरियांस होता है। विचरण क्या होता है, यहाँ HD स्क्वायर अर्थात मानक विचलन के वर्ग के बराबर होता है विचरण, अर्थात हम मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे विचरण के बराबर होता है। समूह में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने से विचरण में कोई अंतर प्राप्त नहीं होता। यह एफ परीक्षण की एक विशेषता है, जिसमें अगर हमको बहुत लार्ज वेरिएबल समूह मिला है, जिसमें आंकड़े बहुत बड़ी बड़ी प्राप्त हुई है, तो हम उसके पूरे समूह में किसी निश्चित मान को घटाकर उसको छोटा कर सकते हैं या निश्चित मान को जोड़कर बड़ा कर सकते हैं। इससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। किसी समूह के समस्त वर्गों का योग कई उपसमूह से मिलकर बना होता है। यहाँ हमको देखना है कि कोई जो समूह है वह कई छोटे छोटे उपसमूह से मिलकर बना होता है।
कई छोटे छोटे समूहों से मिलकर बना होता है, जिसमें है सबसे पहला समूह SST अर्थात सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल सब्जेक्ट, जितने भी अवयव है उनके वर्गों का योग। SSW हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग ग्रुप के वर्गों का योग। और SSB है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप के मध्य वर्गों का योग। और इसका फॉर्मूला बनता है SST इक्वल टू SSB प्लस SSW। इस फॉर्मूले को हमको पता होनी चाहिए, इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यह दो न्यादर्श के अनुपात के रूप में रहता है। इसको भी याद रखना है कि हमारा जो F वैल्यू है या F फॉर्मूला जब हम निकालेंगे F टेस्ट में, तो ये होगा लार्ज सैंपल वेरिएंस अपॉन स्मॉल सैंपल वेरिएंस। हम वेरिएंस निकालेंगे और जो बड़ी वेरिएंस है उसको ऊपर करेंगे और छोटी वेरिएंस है उसको हम नीचे रखेंगे। F टेस्ट वन टेल्ड टेस्ट होता है। इस बात को भी हमको याद रखना है कि F टेस्ट हमारा वन टेल्ड टेस्ट होता है। वन टेल्ड टेस्ट होता है अर्थात इसका जो मान है वो कोई भी एक पक्ष में आएगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। चूंकि यहाँ वर्ग करते हैं इसलिए इसका मान सामान्यतः धनात्मक होता है। और ये जब हम इनका मान निकालते हैं तो एनपीसी में या तो ये पूरा दाहिने पक्ष में आएगा या बाएं पक्ष में आएगा। चूंकि इसका मान धनात्मक आता है इसलिए इसका मान हमेशा दाहिने पक्ष में आता है, इसलिए ये वन टेल्ड टेस्ट होता है। और एफ टेस्ट को ही हम एनोवा कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसके तीन प्रकार है, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा और थ्री वे एनोवा। आइए अब एफ टेस्ट और टी टेस्ट में अंतर क्या है ये देखते हैं। इसे विलियम गॉसेट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। टी टेस्ट का आविष्कार किसने किया है? विलियम गॉसेट ने किया है। वैसे एफ टेस्ट का आविष्कार रोनाल्ड फिशर ने किया है, इसको हमको याद रखना है। टी टेस्ट का आविष्कार करने का वर्ष है 1908 और एफ टेस्ट का आविष्कार करने का वर्ष है 1923। इस टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट के आभासी नाम से प्रकाशित किया गया था। हालांकि विलियम गॉसेट ने इसका आविष्कार किया, परंतु उन्होंने इसका प्रकाशन स्टूडेंट टेस्ट के छद्म नाम से किया था। इस टेस्ट का निर्माण स्नेडकोर ने किया। इसको याद रखना है कि एफ टेस्ट का आविष्कार स्नेडकोर ने किया था, जिन्होंने अपने गुरु आर ए फिशर यानी रोनाल्ड फिशर को इसे समर्पित कर दिया। स्नेडकोर ने इसको वास्तविक रूप से निर्माण किया, परंतु अपने गुरु आर ए फिशर को उन्होंने समर्पित कर दिया और उसी के नाम से इसको एफ टेस्ट या फिशर टेस्ट कहा जाता है। टी टेस्ट का आविष्कार लघु न्यायाधर्ष के लिए किया जाता है, इसको हमको याद रखना है। परंतु एफ टेस्ट का उपयोग हम लघु टेस्ट और बृहद टेस्ट यानी लघु न्यायाधर्ष और बृहद न्यायाधर्ष दोनों के लिए कर सकते हैं। टी टेस्ट तो प्राचलिक परीक्षण है, एफ टेस्ट भी प्राचलिक परीक्षण है। टी टेस्ट का आविष्कार दो समूहों के मध्यमान के अंतर की सार्थकता के परीक्षण के लिए करते हैं। इसको हमको याद रखना है कि टी टेस्ट का उपयोग करेंगे हम दो समूह के मध्यमान के अंतर की सार्थकता के लिए। और जब दो से अधिक समूह हो और उनके मध्यमान के अंतर की सार्थकता का हमको परीक्षण करना हो तो हम एफ टेस्ट का उपयोग करते हैं। टी टेस्ट में परीक्षण का आधार मध्यमान होता है और एफ टेस्ट में परीक्षण का आधार विसरण यानी कि वेरिएंस होता है। इसको हमको याद रखना है। इस एफ टेस्ट का उपयोग करने के बाद भी दो समूहों में किसी एक की प्रभावशीलता की जानकारी के लिए टी टेस्ट का उपयोग करना पड़ता है। हम एफ टेस्ट का उपयोग करते हैं दो से अधिक समूहों में सार्थक अंतर की तुलना करने के लिए, परंतु सिर्फ दो समूह में अगर हमको प्रभावशीलता देखनी हो तो हम टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। टी टेस्ट एवं जेड टेस्ट का विस्तृत रूप होता है। एफ टेस्ट है वह टी टेस्ट एवं जेड टेस्ट का विस्तृत रूप होता है। इसमें स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n1 प्लस n2 माइनस 2 और एफ टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है a-1, जहां a है वहां पे कॉलमों की संख्या यानी जितना भी समूह बना है उसकी संख्या, और n है सभी कॉलम में कितने अवयव है, पूरे अवयवों की संख्या में से कॉलम की संख्या a को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त होता है। एफ टेस्ट टी टेस्ट में परीक्षण में सार्थकता का स्तर 5% में 1.96 या 1% में 2.58 होता है। यानी टी टेस्ट में परीक्षण का स्तर जो है सिग्निफिकेंस लेवल जो है 1% या 5% हो सकता है।
टी टेस्ट में भी परीक्षण 5% या 1% होता है। टी टेस्ट में टी टेबल का उपयोग करते हैं और एफ टेस्ट में एफ टेबल का उपयोग करते हैं। टी टेस्ट 1 टेल्ड एवं 2 टेल्ड भी हो सकता है और एफ टेस्ट हमेशा 1 टेल्ड होता है। सांख्यिकी सूत्र टी टेस्ट 1, अगर हम एक वेरिएबल है तो हम प्रारंभिक सूत्र का उपयोग करते हैं, और अगर हमारे पास 2 से अधिक समूह बनता है, 2 समूह बनता है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। और एफ टेस्ट का सूत्र है, ये वेरियांस का सूत्र होता है, ये समेशन ऑफ x माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन n, और जब हमको f वैल्यू निकालनी होती है तो SSB अपॉन SSW, अर्थात सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप और सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। इस तरह से हम टी टेस्ट और एफ टेस्ट में अंतर को पहचान सकते हैं और इनके माध्यम से हम आसानी से अपने हाइपोथेसिस का परीक्षण कर सकते हैं। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।